फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 1 पेपर 1 ऑफ असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो मई 2025 में होने वाला है उसमें से है। और मैंने एक टॉपिक इसमें से लिया है, वो है कंस्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज़। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में SC ST OBCs के लिए क्या कितना कौन से आर्टिकल्स हैं, कहाँ पे क्या बोला गया है और कौन से आर्टिकल्स को आपको याद रखना है, और उसी से रिलेटेड हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो आपका असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का पेपर है जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन लेने वाला है, जिसमें काफ़ी सीट्स हैं, 144 सीट्स हैं, उसका जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड, बहुत लंबा एग्जॉस्टिव सिलेबस है। लेकिन वन लाइनर पेपर आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। वन लाइनर का मतलब है कि क्वेश्चंस आपके वेल स्पेसिफिक होंगे, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो आपके जैसे 100 क्वेश्चंस एक घंटे में आपको करने हैं, 300 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे आपको मिलेंगे। उसमें पेपर 1 जो आपका है दैट इज जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है, और वो गुजराती में पूछा जाएगा। जो मैं अभी एक टॉपिक करने वाला हूँ वो इवेंचुअली पेपर गुजराती में आएगा। एंड देन पेपर 2 है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो नॉन गुजराती पेपर है और वो इंग्लिश में होगा, मीडियम उसका इंग्लिश है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और उसके भी बहुत से टॉपिक्स हैं। अब इस पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज आपको वन लाइनर को बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर आप इसके प्रिलिमिनरी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वन लाइनर वेरी इफेक्टिवली। और वन लाइनर का मतलब है कि 5000, 10,000, 15,000 क्वेश्चंस आप करके जाएं जो इस सिलेबस में से हों, सो दैट आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो। मैं अपने हर एक डॉक्यूमेंट में आपको सिलेबस देता हूं जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जो आपको करना चाहिए, और उसके 2 पार्ट हैं। और पार्ट 2 पेपर 2 जो है इसका जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो 18 टॉपिक फर्दर उसने डिवाइड किए हैं, और हर टॉपिक को बड़े एग्जॉस्टिवली एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, एटमॉस्फेयर में क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या आता है, उसने बड़ा वेल डिफाइन किया है। और योरपीडिया के मेंटर्स भी आपको ये हर एक टॉपिक और उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके देंगे, सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपने किस तरीके से करना है। सो ये जितने 18 टॉपिक्स हैं, और 18 टॉपिक्स का आपको सारे का सारा वेल डिफाइंड सारे का सारा चीज़ दिया गया है सिलेबस में से। तो ये आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो और अच्छे तरीके से इसमें आप कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज द सिलेबस, एंड आई एम वेरी श्योर आपने इसको सिलेबस को पहले भी बहुत बार किया होगा। ये 18 सिलेबस हैं, 18 टॉपिक्स हैं इसमें। और जो पार्ट 1 जो बेसिकली आपका पेपर का जो पार्ट 1 है वो जो गुजराती में होगा, वो भी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। उसका सिलेबस कुछ ऐसा है, ज्योग्राफी पूछी गई है, कल्चरल हेरिटेज पूछा गया है, हिस्ट्री पूछी गई है, इकोनॉमी पूछी गई है, पॉलिटी पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक रेफरेंस टू गुजरात के हिसाब से पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी को स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात नहीं किया जा सकता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं वो इंडिया का होता है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है। 2 नेशन, जो हमारे पास इंडिया में 2 सिटीजनशिप कंसेप्ट नहीं है और 2 कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट नहीं है, इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरे इंडिया का है। तो इसमें जो आपके प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडियन पॉलिटी, वो बेसिकली आपका गुजरात स्पेसिफिक नहीं है। तो आज मैं जो आपका टॉपिक करवाने वाला हूं वो है प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस फॉर सोसाइटी। अब इसमें 10 टॉपिक हैं आपके फ्रेंड्स, 10 टॉपिक्स में से इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, और गुजराती ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर भी उसका एक पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज आप अपना जो आज का लेक्चर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC। नो फ्रेंड्स, इसमें 3 टर्म्स है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC। पहले ये समझ लो शेड्यूल कास्ट क्या होता है। शेड्यूल मतलब जो पर्टिकुलर किसी शेड्यूल्ड में मेंशन है। कास्ट मीन्स आप जानते हैं हिस्टोरिकल इंडिया जो है वो कास्ट में बटा हुआ है, आपने जात में बांटा हुआ है, आप पर्टिकुलर कम्युनिटीज को कैटेगराइज किया है। जैसे आप जानते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ब्राह्मण्स, ये कास्ट है इंडिया में। इनमें हिस्टोरिकली कुछ अपर कास्ट, लोअर कास्ट में कैटेगराइज किया हुआ था, जिसको अभी गवर्नमेंट नहीं मानती। अपर कास्ट, लोअर कास्ट टर्म्स नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन हमारी सोसाइटी में उसको वैसे बनाया गया था कि ये कास्ट जो अपर कास्ट है, ये जो लोअर कास्ट है, जो अपर कास्ट कम्युनिटीज थी वो एफ्लुएंट थी, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, और एक्सप्लॉयटेशन जो ज़्यादा हुआ है वो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ का हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं, जो मेन आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, चीफ आर्किटेक्ट थे, इंडिया के ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं,
भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को मेन आर्किटेक्ट वही थे, तो ऑब्वियसली वो एक ऐसी कम्युनिटी के थे जिसको लोअर कास्ट कम्युनिटी बोला जाता था इंडिया में, बट ही वॉज वेरी इरूडाइट एंड वेरी इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। वो लॉयर थे और वो बाहर पढ़ के आए थे और बहुत टॉप यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एजुकेशन की थी, पीएचडी की थी। और वो जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा तो उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजंस हों, सो दैट विद पैस ऑफ टाइम वो इंडिया के मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सकें। और शेड्यूल कास्ट वो कम्युनिटीज़ थी, वो कास्ट थी जिनको लोअर कास्ट बोला जाता था, उसमें डाला गया। उस टाइम पे इंडिया में ऐसे एरियाज भी थे जो इनएक्सेसिबल थे, जहां पे रहने वाले लोगों को शहरी या बाकी जो फैसिलिटीज थी वो नहीं मिलती थी, वो कनेक्टेड नहीं थे बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ, और उनको ट्राइबल लोग बोला जाता था। वो बेसिकली ट्राइब्स थे जो बाकी कॉमन लोग थे, सिटीजन्स थे, उनसे अलग थे, उनसे उनका अलग रहना खाना सारा था, तो उनको ट्राइब्स बोला जाता था। और उनको भी एक पर्टिकुलर शेड्यूल में डाला गया, उनको शेड्यूल ट्राइब बोला गया। तो ट्राइब एरिया के हिसाब से होता है और कास्ट जो है वो आप जात पात उसके हिसाब से होता है। और फिर बाद में ये देखा गया कि कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज हैं जो बैकवर्ड है, मतलब उतनी डेवलप नहीं हो पाई, उनको अदर बैकवर्ड कास्ट में डाल दिया गया। सो अदर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज थी वो उनको फिर बाद में बेनिफिट मिला गया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, रिजर्वेशन वगैरह का। तो मंडल कमीशन आप लोग जानते हैं 1990s में जो हुआ था, उसमें फिर ये बोला गया कि भाई अभी आप क्या करते हो कि 7.5% आप रिजर्वेशन देते हो एक कम्युनिटी को, फिर आप 15% रिजर्वेशन देते हो शेड्यूल कास्ट को, 7.5% देते हो शेड्यूल ट्राइब को, तो फिर ये हो गई 22.5, और 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दी जाएगी। तो टोटल मिल मिला के आपकी जो रिजर्वेशन है वो आपकी 49% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 50% नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से एससी को रिजर्वेशन, एसटी को रिजर्वेशन इस तरीके से दी गई और ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई मंडल कमीशन के थ्रू। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन कम्युनिटीज के लिए क्या बोलता है, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, आज का लेक्चर उसके बारे में है। तो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं फ्रेंड्स जो आपको याद करने हैं, और आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अलग अलग चैप्टर हैं, कुछ फंडामेंटल राइट हैं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कुछ आपके और प्रोविजंस हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है। फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अदरवाइज आपको लोअर कोर्ट किससे होके जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, सेशन जज के कोर्ट से जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो डायरेक्टली यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब फंडामेंटल राइट जो हैं वो आपके बेसिकली अगर वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का नॉक कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट वो है जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 14 ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। दैट मीन्स जब आपके जो लॉज हैं, आपके जो भी आपको लॉज मिले हैं उसको आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ के सामने, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हैं, चाहे आप शेड्यूल कास्ट हैं, आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 जो ब्रैकेट में 1 लिखा है, दैट मीन्स आप डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ नहीं होगा। इसमें कास्ट भी लिखा हुआ है, तो आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे कि शेड्यूल कास्ट है उसका डिस्क्रिमिनेशन करनी है, वो आप नहीं करोगे। तो आर्टिकल 51 प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। आर्टिकल 15 4th क्लॉज ये बोलता है कि बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको उनकी बेसिकली एडवांसमेंट के लिए, सोशियो इकोनॉमिकली अगर कोई बैकवर्ड है इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट उसके अंदर, तो आप उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करोगे। आर्टिकल 16 जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नॉट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, कि जब गवर्नमेंट जॉब देगी तो आप जब पूछते हो ना कि साहब जो गवर्नमेंट है, जब हायर एजुकेशन की बात चलती है, एजुकेशन की बात चलती है, इंजीनियरिंग में एडमिशन की बात चलती है, तो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन क्यों है, वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, लिखा हुआ एजुकेशन, कि गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट के लिए एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन दे सकती है, कुछ प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन रख सकती है। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन शेड्यूल कास्ट को कौन से आर्टिकल में मिली है, 15(4) में। और बेसिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जॉब में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इतनी सीटें शेड्यूल कास्ट को रिजर्व हैं। जैसे अभी आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का निकला हुआ है एग्जाम,
उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। वो कौन सा आर्टिकल है? वो 16(1) है। 16(4), 4A, 4B सारे के सारे बेसिकली वो आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी मीन्स अछूत, कि किसी को टच नहीं करना है, वो अछूत है। ये पहले बेसिकली एक प्रथा होती थी, कल्चरल वो होता था इंडिया के अंदर, लेकिन अब उसको आपने फॉलो नहीं करना है, तो वो आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। तो ये सारे आर्टिकल, और आप देखोगे नीचे मैं शेड्यूल ट्राइब के लिए करूंगा, अब मैं शेड्यूल कास्ट के आर्टिकल बता रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से हैं, शेड्यूल ट्राइब के भी सिमिलर आर्टिकल हैं। तो फंडामेंटल राइट में ये सब आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो 36 से लेके 51 तक के जो हैं सारे के सारे, वो आपका आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, ध्यान से देखना। डायरेक्टिव मींस जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ या पॉलिसी बनाएगी तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी। मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट वो हैं जो गवर्नमेंट को, सिटीजन को देने ही पड़ते हैं। अगर ना दे तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको बोलते हैं जस्टिशिएबल। मतलब क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमें ना मिले? हाँ, जा सकते हैं। कि अगर आर्टिकल 15 इंप्लीमेंट ना हो, 16 इंप्लीमेंट ना हो, मैं शेड्यूल कास्ट हूं और मेरे को रिजर्वेशन ना मिले, तो मैं जा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन आर्टिकल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं वो जस्टिशिएबल नहीं होते। मतलब तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें यह लिखा है कि जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स होगा तो गवर्नमेंट ये चीज करेगी। जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं। पहले राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं था। राइट टू एजुकेशन जो था वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था कि गवर्नमेंट फ्यूचर में जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स होगा तो गवर्नमेंट हर बच्चे को एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करेगी। अभी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है, जो राइट टू एजुकेशन के अंडर आता है, जो हमारा पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A है। अब वो फंडामेंटल राइट है कि अगर किसी को जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं क्लास तक एजुकेशन फ्री गवर्नमेंट ना दे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकता है जुडिशरी में कि इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा हुआ है लेकिन मेरे को फ्री एजुकेशन तो नहीं मिल रहा, तो आप जा सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो आपके जस्टिशिएबल नहीं होते, मतलब तुम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये वो प्रिंसिपल हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स होंगे और गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी तो इसको ध्यान में रखेगी, इन कम्युनिटीज का भी ख्याल रखेगी। और यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल है फ्रेंड्स जो हमें सेपरेट करते हैं डेवलप्ड कंट्री से। अगर हमसे कोई पूछे डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस क्या है, तो हम ये बोलेंगे उनका ज्यादा रिसोर्स हैं। अगर उनका ज्यादा रिसोर्स हैं तो आपने सुना होगा कि वहां की गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, आपको अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा मिलेगा, क्योंकि वहां पे उन गवर्नमेंट्स के पास रिसोर्स है, जो इंडिया एज अ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री एज ऑफ नाउ, तो इंडिया के पास वो नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो चीज है। अब उसमें एक आर्टिकल है 46 जो ये बोलता है कि स्पेशल केयर दी जाएगी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को SC ST के ध्यान में रखते हुए, सोशल जस्टिस दिया जाएगा एंड कोई भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। 46 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, SC से रिलेटेड आपको ये प्रोविजन है। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कहां लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट को लोकसभा में रिजर्वेशन मिलेगी? वो है आर्टिकल 330। कहां लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में रिजर्वेशन मिलेगी? वो आर्टिकल 33-32। और कहां लिखा हुआ है दैट रिजर्वेशन SC ST को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 2026 तक, उसको बाद में 20 को 26 कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, वो मिलेगी। तो आर्टिकल 330 आर्टिकल 332 इज द रिजर्वेशन टू SC ST, SC इज नॉट, ST बाद में देखते हैं, SC इज इन पार्लियामेंट एंड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में अगर बताऊं कैसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को एजुकेशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 15। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो जॉब में रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 16। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नमेंट को शेड्यूल कास्ट की फेवर में लॉज पॉलिसी बनाने के लिए बोलता है कि उनके फेवर में करना है? 46। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली लोकसभा में शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देता है? दैट इज 30। ऐसा कौन सा आर्टिकल है लेजिस्लेटिव असेंबली में करता है? 332। और कौन से प्रोविजन है जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हैं जो आपको पता होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट को दिए हैं? 341 डिफाइन करता है कौन है शेड्यूल कास्ट, उसको डिफाइन जो किया है 341 में किया है। प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकता है किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट, 342 वो प्रेसिडेंट की पावर है।
राइट। अब शेड्यूल ट्राइब लार्जली सेम है, जो जो मैंने बातें आपको शेड्यूल कास्ट के लिए की वो शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। 14, 15 ये फंडामेंटल राइट। तो जहां जहां शेड्यूल कास्ट है वहां शेड्यूल ट्राइब भी है, ये यहां तक सेम है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी सेम है, ये जो आपके रिप्रेजेंटेशन है ये भी सेम है। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मोरलेस सेम है, सारे आर्टिकल सेम है, एक्सेप्ट यहां पे आना स्पेशल प्रोविजन ट्राइबल एरिया को लेके। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ तो पार्ट है, आई थिंक 24 पार्ट है, 12 शेड्यूल हैं और 400 प्लस जो है वो आर्टिकल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें 24 चैप्टर हैं। फंडामेंटल राइट 3rd चैप्टर में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल 4th चैप्टर में, ऐसे आपके चैप्टर बने हुए हैं। तो 24 चैप्टर हैं। ये 24 चैप्टर में आर्टिकल भी हैं, 400 प्लस आर्टिकल हैं। और एंड में, बुक के एंड में कुछ अपेंडिक्स हैं, चीजें रखी गई हैं जिनको शेड्यूल बोलते हैं। 12 शेड्यूल है, उनमें से जो आपका 5वां शेड्यूल है, 6ठा शेड्यूल है, ट्राइबल एरियाज को लेके है। 5वें शेड्यूल में एरियाज कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और 6ठे शेड्यूल में बेसिकली असम, मेघालय, जो आपकी स्टेट्स हैं ये 4, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 6ठे शेड्यूल में है। इसके अलावा जितने भी और स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज है वो 5वें शेड्यूल में। तो 5वां और 6ठा जो शेड्यूल है वो ट्राइबल से रिलेटेड है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आपका जो स्टेट्स हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके जो ट्राइबल एरियाज हैं वो कौन से शेड्यूल में है? वो 6ठे शेड्यूल में। इसके अलावा जैसे हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल एरिया कहां आएगा, या अंडमान निकोबार का ट्राइबल एरिया कहां आएगा, या मध्य प्रदेश का ट्राइबल एरिया कहां आएगा, वो 5वें शेड्यूल के अंदर आएगा। ट्राइबल एरियाज तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर हैं। हर स्टेट में आप देखोगे ऑब्वियसली, जो जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी दिल्ली का है, उनमें नहीं है ट्राइबल एरियाज, बट आपकी बहुत सी स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज है। 4 स्टेट असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भी उसमें ज्यादा ट्राइबल थे, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को अलग से हमने 6ठे शेड्यूल में डाल दिया। बाकी सारी स्टेट्स इन 4 के अलावा 5वें शेड्यूल में है। कुछ और जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 341 जिसमें शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया है। जैसे आपने यहां पे देखा है कि ये इसमें हमने डिफाइन किया था, शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया गया। 342 में बेसिकली प्रेसिडेंट की पावर दी गई थी। सेम प्रोविजन यहां पे भी आपने रखा 341, 342। तो SC ST शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड प्रोविजन, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड प्रोविजन वो ऑलमोस्ट सेम है, अदर देन ट्राइबल एरिया को कैसे डिफाइन किया गया है वो आपका थोड़ा सा अलग है। अब ओबीसी से रिलेटेड कौन से आपके प्रोविजन हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सो गवर्नमेंट को स्पेशल प्रोविजन के लिए बेसिकली ये अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए गवर्नमेंट को ये है कि गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन है? वही 15 जो है वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, 16 जो है वो आपका जॉब से रिलेटेड है। तो SC ST के लिए हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन, SC ST OBC के लिए हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 15 में। और जॉब कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 16 में। वो सारा सबके लिए सेम है। कौन आइडेंटिफाई करता है ओबीसी? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, या दोनों करती हैं? सर दोनों ही करती हैं। देयर इज अ सेंट्रल लिस्ट जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ऐसे कुछ लिस्ट है जिनके अंदर सब्जेक्ट बांटे गए हैं, जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट लॉ बना सकती हैं, जिनको स्टेट लिस्ट में डाला गया है। कुछ ऐसी सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं। जैसे पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस को कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। एजुकेशन सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर में भी है, NCERT CBSE आप देखते हो सेंटर का भी है, और पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड गवर्नमेंट स्टेट का भी है। तो एजुकेशन कंकरेंट सब्जेक्ट है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलता है, पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, जैसे डिफेंस फोर्सेस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, उसके ऊपर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका ये लिस्ट में बांटा हुआ है, और ये लिस्ट दोनों हमारी जो हैं ये बेसिकली 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन है ये लिस्ट, और उनके ऊपर इसको डिवाइड किया होगा। तो ये बेसिकली ओबीसी को रिलेटेड आपके आर्टिकल्स। सो फ्रेंड्स, जो जो हमने आर्टिकल किए वही सारे के सारे। अब इसमें कुछ जो छूट गए वो मैं आपको बता रहा हूं। आर्टिकल 338 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेंशन किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कौन से आर्टिकल में आता है? तो 338 में वो आता है। दैट इज व्हाट यू शुड नो।
एंड एक और चीज मैंने आपको बताया 12 शेड्यूल है, उसमें 9वां और जो 9A शेड्यूल है, सो जो हमारे जो कुछ शेड्यूल ऐड हुए हैं, नॉट 9th शेड्यूल, आई थिंक 11th एंड 12th शेड्यूल जो है वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। सो 9th शेड्यूल एंड 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, 11th शेड्यूल इज फॉर पंचायती राज एंड 12th शेड्यूल इज फॉर अर्बन बॉडीज, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, उससे रिलेटेड हैं। तो यू शुड नो दीज टू शेड्यूल्स आर रिलेटेड टू द पंचायती राज बॉडीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, ये आपका 11th और ये आपका 12th पार्ट है, ये आपका पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, और ये आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में क्या प्रोविजन है उससे रिलेटेड आपका शेड्यूल है, राइट। तो आर्टिकल 341 में इसको डिफाइन किया गया है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, अब इसमें आर्टिकल 243 पंचायती राज से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 243 डी में जो रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब्स की पंचायत में, उसकी बात की गई है, और 330 332 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 243 पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं, उसमें डी ई एफ अलग अलग होता है, बहुत डिटेल में ना जाके पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन है। मैंने आपको पहले बता दिया, रिजर्वेशन जो है इंडिया के अंदर 3 टियर स्ट्रक्चर है। पंचायत में भी आपकी गवर्नमेंट, पंचायती राज गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, वो ग्रास रूट लेवल है, उसमें भी SC ST को रिजर्वेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्वेशन है, और पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन है। तो SC ST को जो पंचायत में रिजर्वेशन है वो शेड्यूल हमारे 11 और 12 में मेंशन है, और वो 243 आर्टिकल के अंडर आता है। फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में 330 332 आर्टिकल्स है। तो ये याद रखना कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। और जो अमेंडमेंट है, चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक 105 अमेंडमेंट है, जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली पावर देता है, जो किसी क्लास को बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कौन सी कम्युनिटी में आता है। ये आपके 2 अमेंडमेंट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। कौन सा आर्टिकल है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है? आर्टिकल 14। कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन ग्राउंड ऑफ दिस, राइट? सो दैट इज 15। कौन सा आर्टिकल है जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है? 15(4), जो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 16 है। ये सारे के सारे बेसिकली उसी से रिलेटेड हैं। आपको स्पेशल केयर करनी चाहिए SC ST की, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 330 है आर्टिकल। लेजिस्लेटिव असेंबली 332। 5th शेड्यूल, देन 6th शेड्यूल। Three 42 gives power to president to tell whether this can be SC community or not. So ये कुछ आर्टिकल हैं फ्रेंड जो SC ST से रिलेटेड हैं। आई एम वेरी श्योर इनको आप रिवाइज करना। इसमें एक मिस्टेक जो मैंने आपको बता दी, वो 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। बाकी क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन बैंक की फॉर्म में दूंगा, वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी चीज को आपने कैसे तैयार करना है और कौन से और क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।